हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही पॉपुलर स्मॉल कैप स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नेम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी फिलहाल न्यूज आई है, जिस न्यूज की वजह से हमें आजकल इसके शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी जानेंगे कि ऐसी वो कौन सी न्यूज है एंड क्या अभी जैसी तेज़ी देखने को मिल रही है उस हिसाब से क्या अब इसकी शेयर प्राइस 100 के लेवल को टच कर सकती है या नहीं, ये भी जानेंगे। फंडामेंटल्स तो देखेंगे ही, साथ ही साथ फ्यूचर ग्रोथ के क्या चांसेज हैं ये भी देखेंगे। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पर हम अगर इन्वेस्ट करें तो हमें बेनिफिट्स मिलने के चांसेस है या नहीं, इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ें अभी यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होंगी, तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस मत समझना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पहले खुद से रिसर्च करनी होगी इस स्टॉक के ऊपर एंड स्टडी करनी होगी एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेनी होगी। ठीक है, या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो गाइस, जो न्यूज आई है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, वो कल ही आई थी और कल भी हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया था। ठीक है, और मैंने बोला भी था कि अगले वीडियो में आपको मैं डिटेल्स में समझाऊंगा इस न्यूज के बारे में। ठीक है, तो जो लोग रेगुलर हमारे वीडियोज के साथ जुड़े रहते हैं उनको पता होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने के बाद सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो बात करते हैं गुड न्यूज़ की। ठीक है, क्या गुड न्यूज़ आई है यहाँ पर, तो देखो गुड न्यूज़ आई है यहाँ पर Q4 के बिजनेस अपडेट के रिगार्डिंग। ठीक है, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर इन्होंने एक्सचेंजेस को लेटर भेजा है। ठीक है, यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं। तो देखो BSE एंड NSE को, जिसके अंदर इन्होंने अपने Q4 का जो अपडेट है वो सेंड किया है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर डेट पहले देख लो, ये है 4 अप्रैल 2024। ठीक है, यानी कि कल हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, लेकिन आज हम डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेस अपडेट आई है, अभी क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश नहीं की गई है। ठीक है, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यही मेन रीजन है इसके शेयर प्राइस में तेजी की। कल हमने देखा था 6% की तेजी इसके स्टॉक प्राइस में हमें देखने को मिली थी, और आज लगभग अभी मैं ओपन मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ तो 2.5% की तेजी है। बाकी मार्केट क्लोज होते होते देखो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है या नीचे। तो देखो यहाँ पर क्या है, इनकी डेटा हम लोग देखते हैं अच्छी तरह से। देखो टोटल डिपॉजिट्स जो है, एक मिनट, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक NBFC कंपनी है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैंने अभी बता दिया। ठीक है, तो ये एक NBFC कंपनी है और ये छोटे छोटे बिजनेसेस को लोन वगैरह देती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो टोटल डिपॉजिट्स की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ चुकी है पहले के मुकाबले में। देखो ये मार्च 31 2024 का डेटा है, 31,650 करोड़। ठीक है, उससे पहले की बात करें मार्च 31 2023 की, तो उस वक्त कितनी थी टोटल डिपॉजिट, 25,538 करोड़। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर देखो 24% की वृद्धि हुई है। टोटल डिपॉजिट्स यहाँ पर बढ़े हैं 24% से एक साल में। ठीक है, अब देखो दिसंबर 31 2023 की बात करें तो यहाँ पर 29,669 थी। ठीक है, और अभी यहाँ पर 31,650 हो चुकी है। तो ईयरली वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पर 24% से बढ़ी है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पर 7% से बढ़ी है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर डिपॉजिट्स की संख्या बढ़ी है। फिर यहाँ पर कासा की बात करें, यानी कि करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 8332। ठीक है, और यहाँ पर इससे पहले मार्च 31 की बात करें, मार्च 31 2023 की, तो उस समय 6744 था। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखें तो यहाँ पर भी 24% की वृद्धि देखी गई है। अब दिसंबर 2023 की बात करें तो वो था 7556, और यहाँ से यहाँ देख सकते हो 8332 हुई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे बात करें तो कासा भी बढ़ा है 10%, यानी कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की बात की जा रही है। ठीक है, अब कासा रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ी सी देख सकते हो। देखो थोड़ा सा यहाँ पर हमें कम देखने को मिला है कासा रेशियो, लेकिन उतना भी कम नहीं है।
2023 मार्च 31 2023 में 26.4% थी, जो कि अभी थोड़ी सी घटी हुई 26.3%। तो उतना कुछ खास यहाँ पर नहीं घटी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर हम दिसंबर 31 2023 की बात करें तो उस वक्त थी 25.5%, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। टोटल डिपॉजिट्स और जो कासा वगैरह बढ़े हैं, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बात करें या फिर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे बात करें तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर बढ़ी है, ठीक है। अब ग्रॉस लोन बुक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बढ़ी है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर देखो ग्रॉस लोन बुक की अगर बात की जाए तो मार्च 31 2024 में देखो 29,779। अब ये पिछले साल मार्च 31 2023 में 24,085, ठीक है, करोड़ में है, ठीक है। ये सारी जो डेटा है वो करोड़ में है, और पहले भी जो हमने डिस्कस किया वो भी करोड़ में है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर देखो 24% के साथ यहाँ पर ग्रॉस लोन बुक बढ़ी है। अब यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे बात करें तो ये भी 7% से बढ़ी है। दिसंबर 31 2023 की बात करें तो उस वक्त ग्रॉस लोन बुक कितनी थी, 27,743 की, ठीक है। और यहाँ पर अभी 29,779 की है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ी है, चाहे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें या फिर ईयर ऑन ईयर की, ठीक है। डिसबर्समेंट की बात करें तो यहाँ पर भी देखो हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। 6681 है मार्च 31 2024 की, और मार्च 31 2023 की बात करें तो 6001 थी। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर 11%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो 18%, ठीक है। देखो दिसंबर 31 2023 में कितनी थी, 5675, और अभी यहाँ पर हो चुकी है 6681। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर देख सकते हो 18% से वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। तो ये वो न्यूज है जिसकी वजह से यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। कल तो यार काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि कल ही ये न्यूज आई थी। लगभग 6.2% की तेज़ी देखने को मिली थी, जो कि हमने डिस्कस भी किया था कल, ठीक है। और ये वो न्यूज है जो कि कल ही पब्लिश हुई है, ठीक है। अब देखो इसके चार्ट की हम बात करें तो जैसा कि हमने कल यहाँ पर डिस्कस किया था इस वाले पॉइंट पर, और बात किया था कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर और भी जो ऑल टाइम हाई या फिर 52 वीक हाई को बोले तो ये रेजिस्टेंस हमारे सामने आएगा, ठीक है। तो अभी देख सकते हो लगभग 55.7 रुपये के समथिंग यहाँ पर इसका प्राइस है, और तेज़ी ओपन मार्केट की है, लाइव मार्केट की है 2.49%, यानी कि 2.5% के लगभग मान सकते हो, ठीक है। बाकी देखते हैं मार्केट क्लोज होते होते कहाँ तक जाता है। ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है या फिर यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है क्या, ये देखते हैं, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया होगा, मतलब यार लगभग 44 रुपये का जो प्राइस है, इस लेवल पर जिन्होंने बाय किया होगा उनको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया फ़ायदे मिल रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर किन्हों को इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या डिस्काउंट अवेलेबल है, तो भाई देखो अभी डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। यहाँ से यहाँ अगर हम बात करें ये वाले लेवल से ये तक, तो अभी लगभग 10% ही डिस्काउंट है, जो कि मैं पर्सनली अपनी बताऊं तो मैं उस प्रकार से इन्वेस्ट नहीं करता हूं। थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है तो थोड़ा सा जो रिस्क है वो कम हो जाता है हमारा, ठीक है। ऊपर से ये स्मॉल कैप है, तो स्मॉल कैप है, ऊपर से ऑल टाइम हाई पर 52 वीक हाई पर बाई करना कोई बुद्धिमानी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब डिस्काउंट मिली थी उस समय मौका था, अभी तो मौका नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मौका तो मार्केट में मिलते ही रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी कॉल टिप रिकमेंडेशन मत समझना, ठीक है। आपको जो भी करना है अपने स्टडी के अनुसार करना, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के कंसल्ट के अनुसार करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर हम ये वाला लेवल जो 52 वीक हाई है और ऑल टाइम हाई, इस लेवल से ये वाला जो सपोर्ट है इस पे बात करें तो जिन्होंने यहाँ पर बाय किया होगा अप्रोक्स 30% के डिस्काउंट पर बाय किया होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक की तेज़ी मिल रही होगी उनको, तो बढ़िया मुनाफा हो रहा होगा अगर अभी तक होल्ड करके बैठे होंगे तो, ठीक है। और यहाँ पर अब हम इनके फंडामेंटल्स थोड़ा देख लेंगे। तो मार्केट कैप है 10,920 करोड़ का, तो लगभग 11,000 करोड़ का मान सकते हैं, ठीक है। लगातार कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बढ़ते ही जा रही है मार्केट कैप, क्योंकि शेयर प्राइस में तेजी है तो मार्केट कैप बढ़ेगा ही।
अब देखो स्टॉक का पी बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक इसे हम मान सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का पी है 12.7। ठीक है। आरओसी कुछ खास नहीं है 10.6% का। डेप्ट टू इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा है 7 का, क्योंकि डेप्ट यहाँ पर देख सकते हो 28,179 करोड़ का है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 गुना से भी ज़्यादा, जितना मार्केट कैप है उसके डबल से भी ज़्यादा तो इनका कर्ज ही है। ठीक है। तो इस प्रकार से रिस्क होता है, और डेट टू इक्विटी जनरली 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एनबीएफसी की बात करें या फिर फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाले कंपनीज होते हैं, उनकी डेट टू इक्विटी ज़्यादा होते हैं नॉर्मली, क्योंकि उनका बिजनेस पैसों पर ही चलता है और पैसे उनको कर्ज में लेने ही पड़ते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई कंपनी की फंडामेंटल खराब भी है और उसमें डेट टू इक्विटी ज़्यादा है तो आप लोग ये सोचोगे कि यार ये सेक्टर में डेट टू इक्विटी ज़्यादा रहते हैं और आप उनमें इन्वेस्ट कर दो। ठीक है। तो ये जो रिस्क है इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब देखो करंट प्राइस है 55.8 का, बुक वैल्यू 20.5 का, आरओई बढ़िया है 33.3% का, 52 वीक हाई है 63 का और लो है 26 का, डिविडेंड यील्ड है 2.27% का, फेस वैल्यू 10 रुपये का, ईपीएस है 6.45 रुपये का। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। तो पिछले कुछ साल का हम देख रहे हैं, अगर आपको इससे पहले की डेटा देखनी है तो आप स्क्रीनर पे विजिट कर लेना। ठीक है। मार्च 2022 की बात करें तो 2813 करोड़ की रेवेन्यू थी, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 4165 हो गई और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 5333 है। तो चलो बढ़िया, यहाँ पर सेल्स की रेवेन्यू बढ़ी है। अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर 8 करोड़ और फिर हो गया -415 करोड़, मतलब इतना घाटा में चला गया। एंड उसके बाद देख सकते हो कितना भयंकर यहाँ पर प्रॉफिट 1100 करोड़ का, फिर यहाँ पर 1261 करोड़ का। तो देखो यहाँ पर -415 करोड़ हो चुकी है। तो ये सब दिक्कतें देखने को हमें मिलते हैं उठापटक छोटे कंपनीज में। और यहाँ पर देख सकते हो चूंकि फाइनेंसिंग का जो मार्जिन है वो -30% हो चुका था, इस वजह से यहाँ पर हमें काफ़ी घाटा देखने को मिला था नेट प्रॉफिट के अंदर। ठीक है। एंड यहाँ पर चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। तो 10 साल में देख सकते हो यहाँ पर सेल्स ग्रोथ हुई है 34%, जो कि बढ़िया है। 5 साल में 23%, 3 साल में 15%, जो कि एवरेज मान सकते हैं। ट्रेलिंग 12 मंथ में 40%, जो कि बढ़िया है। एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 42% 10 साल में, 5 साल में 176%, 3 साल में 46%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 38%। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया है। ठीक है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो देखो इन्वेस्टर्स को कैसे रिटर्न मिले हैं, ये डेटा तो अवेलेबल नहीं है 10 साल 5 साल का, लेकिन 3 साल में 21% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है और 1 साल में 105% से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कुछ खास नहीं है, 5 साल में 10%, 3 साल में 8%, लेकिन लास्ट ईयर में बढ़िया है 33% है। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर हम कैश रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर है 2054 करोड़। ठीक है। 2023 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मार्च 2023 देख सकते हो। तो 2054 करोड़। एंड यहाँ पर बोरोइंग्स यानी कि कर्ज उधार की बात करें तो ये 28,179 करोड़ जो हम डेप्ट में देख रहे थे। ठीक है। तो ये एक मतलब नेगेटिव पॉइंट होती है बोरोइंग्स या फिर डेप्ट बोले तो किसी भी कंपनी के लिए। एंड उसके मामले में अगर हम रिजर्व की बात करें तो काफ़ी कम है, तो ये थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। अब देखो यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करें तो देखो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगभग यहाँ पर स्टेबल ही देख सकते हैं। थोड़ी बहुत यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले हैं। यहाँ पर देखो ये कुछ 3 क्वार्टर्स से थोड़ी थोड़ी सी अमाउंट करके यहाँ पर घटते गए हैं। 73.67% थी, जो कि घटकर यहाँ पर 73.66% हो गई। एंड उसके बाद वहाँ से भी घटकर दिसंबर 2023 की बात करें तो उसमें 73.6% हो गई। एफआईआई की बात करें तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी बढ़ी है इस क्वार्टर के मुकाबले। यहाँ पर 3.9% थी, जो कि घटकर 3.54% हो गई। एंड उसके बाद दिसंबर 2023 के क्वार्टर में थोड़ी सी बढ़ी है 3.7% हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर हम एफआईआई की बात करें तो देखो काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग थी, अभी यहाँ पर घट चुकी है 3.99% हो चुकी है, जो कि पहले 7% थी। अब देखो इससे पहले वाली डेटा आप लोग देखना चाहो तो देख लेना। यहाँ पर कुछ सालों के ही हम लोग देख रहे हैं। 7% से यहाँ पर 4.21% हुई एंड उसके बाद 3.99% हो गई। अब यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा माल उठाए हुए हैं इन्होंने। 15.35%,
फिर 18.59% और अब 18.72%। तो थोड़ा सा यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग देखकर रिस्क मान सकते हैं। और चूंकि थोड़े बहुत यहाँ पर ये लोग भी बाई कर रहे हैं, लेकिन लगातार अगर देखा जाए तो DII सेल ही कर रहा है। FII की बात करें तो पिछले क्वार्टर में बाई किया था, तो थोड़ा सा यहाँ पर ठीक मान सकते हैं FII थोड़ा सा बाई किया। तो नेक्स्ट क्वार्टर में देखते हैं FII पता नहीं सेल भी कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक की होल्डिंग है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ी सी यहाँ पर हम रिस्क मान सकते हैं। बाकी अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, 73% के अप्रोक्स है। तो ये अच्छा हो सकता है हमारे लिए अगर सिर्फ हम प्रमोटर को देखें तो। लेकिन प्रमोटर्स को सिर्फ देखकर नहीं चलना होता है, पब्लिक, FII, DII इन चीज़ों को भी देखना होता है, ठीक है। तो अभी हमने इस स्टॉक के बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं क्या ये 100 के लेवल तक जा सकती है या अब नहीं, अब बस इतने में ही समाप्त हो जाएगी। तो देखो गाइज, अभी चूंकि इसकी जो Q4 की रिजल्ट है वो पब्लिश होनी बाकी है, तो जब Q4 की रिजल्ट आएंगे और उसमें नेट प्रॉफिट्स वगैरह जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन है उसको बीट कर देता है, तो फिर इस लेवल के पास पहुंच सकता है। अगर अभी नहीं पहुंचा तो इस लेवल तक पहुंच सकता है उस समय, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक कर दे तो फिर यहाँ पर ऊपर तो खुला ही है, कहीं भी जा सकता है, 100 के लेवल पर भी जा सकता है, 200 के लेवल पर भी जा सकता है। तो इसे हम कह नहीं सकते, डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई कैसा है, ठीक है। लेकिन यही अगर मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन होगी उसे अगर ये मिस कर देता है तो यहाँ पर देखो, अगर इस टाइम ऊपर नहीं जाती है, चाहे मान लो यहाँ पर भी आ जाती है इस लेवल पर भी, 1 मिनट, अगर अभी से मान लो इस लेवल पर आ जाती है या फिर अगर यहीं पर रह जाती है, लेकिन जब Q4 की रिजल्ट आती है जिसमें मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उसे मिस कर देती है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मिल जाते हैं थोड़ी सी नेट प्रॉफिट की बात करें तो फिर यहाँ पर हमें थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल सकती है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बाकी बिजनेस अपडेट की बात करें Q4 की, जो टोटल डिपॉजिट्स वगैरह, कासा वगैरह हम लोग देखें तो उसमें काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन जब Q4 के रिजल्ट जब पेश होंगे तब यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, ठीक है। तो अगर नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलती है तो यहाँ पर हमें बिकवाली देखने को मिल सकती है, फिर यहाँ पर ये सपोर्ट हमें देखने को मिल जाएगा ये सारे, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, जैसा मतलब रिजल्ट पेश किया जाता है, जैसा अर्निंग पेश किया जाता है उसके हिसाब से यहाँ पर हमें ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर में क्या चांसेज है इनको ग्रो करने का और क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और मैं अपनी बताऊं तो यहाँ पर मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ। तो ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना और आप लोग ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर मैं इन्वेस्टेड हूँ तो आप लोग भी इन्वेस्ट कर दो, बिल्कुल नहीं। आपको बिना खुद से रिसर्च किए कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं लेनी है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ तो मैं बायज हो जाऊँ, तो इसलिए आपको खुद से रिसर्च करना है पहले या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म में बात करें तो ये एक NBFC है और NBFC की ज़रूरत फ्यूचर में तो है ही, ठीक है, क्योंकि सबको लोन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती ही है और आगे भी ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही। और ये छोटे बिजनेसेस को लोन्स प्रोवाइड करती है, छोटे छोटे लोगों को छोटे छोटे अमाउंट में लोन्स वगैरह देती है ये कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि यह स्मॉल कैप है तो कुछ भी हो सकता है यार, क्योंकि आजकल बहुत सारे बड़े बड़े NBFC आ गए हैं, तो जो बड़े बड़े शार्क्स होते हैं वो इस प्रकार की छोटी मछलियों को निगल भी जाते हैं, तो ये रिस्क भी बना रहता है। ये सब चीज़ों को भी आपको देखना है। लेकिन जो पैसे बनते हैं वो इसी प्रकार के कंपनीज में बनते हैं और पैसे जब उड़ते हैं तो इसी प्रकार के कंपनीज में उड़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ देख रहे हो, काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन रिस्क भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ों को देखकर ही हमें कोई भी डिसीजन लेनी होती है। सो गाइस, ये रही हमारी आज की ये एक वीडियो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, या फिर और भी कोई दूसरे स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।